वेलकम ऑल ऑफ यू। कभी कभी आपने देखा होगा जब आपके पेपर चेक होने के बाद आंसर शीट्स आपको मिलती हैं तो आपके और आपके फ्रेंड ने बिल्कुल सेम आंसर लिखा है, बट स्टिल आपको उसके मार्क्स कम मिले हैं और आपके फ्रेंड को उसके मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। ऐसा क्यों है कि आपने आंसर सेम लिखे हैं लेकिन फिर भी आपके और आपके फ्रेंड के मार्क्स में वेरिएशन आ जाती है। आपने कभी यूपीएससी कैंडिडेट्स की इंटरव्यू देखी हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी थी बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। तैयारी हर यूपीएससी अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स की पूरी होती है, बट स्टिल सम आर एबल टू क्वालिफाई एंड अदर्स आर अनएबल टू क्वालिफाई। ऐसा क्यों है? उनकी इंटरव्यू को कभी सुनना। दे से दैट जब हमने पेपर अटेम्प्ट किया तो राइटिंग स्किल्स वाले जो सेक्शन है उसमें हमारे मार्क्स की वेरिएशन आ जाती है। हमारे राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करते हैं हमारे मेन पेपर के मार्क्स। आप पूरी तैयारी करने के बाद भी मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाते हैं। 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने वाला 100 मार्क्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट और 100 मार्क्स के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स के भी 3 4 5 नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं। उनको आइडिया नहीं होता कि नंबर कहाँ कटे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम आंसर सब लर्न करके जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं आप ये देखते हैं कि मेरे लिए कन्वीनियंट इस आंसर को इस तरीके से लिखना है। आपको आंसर आता है ये, और जब आप लिख रहे हैं तो माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को उसमें मार्क्स देने के लिए आंसर को फाइंड आउट नहीं करना चाहिए। आपको पेपर को कन्वीनियंट बनाना चाहिए फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। उसकी माइंडसेट क्या है, वो किसको ढूंढ रहा है, किस आंसर में किस कीवर्ड को ढूंढ रहा है, आंसर में किस चीज को वो फाइंड आउट करना चाह रहा है। आपकी 10 लाइन्स में वो 3 या 4 वर्ड्स या 3 या 4 लाइन्स को वो फाइंड आउट करके मार्क्स दे देता है। आप उसके काम को आसान कर दीजिए, उसको फाइंड आउट नहीं करना पड़े। आप ऐसी सारी चीज़ों को हाईलाइट करके उसके लिए कन्वीनियंट बनाते जाइए। सोचिए कहाँ ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर इस चीज़ को स्किप कर गया तो आपके मार्क्स स्किप हो जाएंगे। आपने ये देखना है कि कोई भी एग्जामिनर 3 या 5 या 10 मिनट के अंदर आपकी आंसर शीट को चेक करता है। जो पेपर आपने 3 घंटे में लिखा है उसको आप भी वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे तो आपको भी आधा 1 घंटा लग जाएगा, बट कोई भी एग्जामिनर उसको 5 मिनट के अंदर चेक कर देता है। 5 मिनट के अंदर चेक करते टाइम वो हर लाइन हर वर्ड को क्लैरिटी से नहीं पढ़ता। उसको एक चीज़ ढूंढने की आदत होती है और वो उसी चीज़ को फाइंड आउट करके मार्क्स दे देता है। मिल गई आसानी से तो मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं मिली ढूंढना अगर उसको पड़ गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स कहीं कट जाए। आपने क्या सोचकर पेपर अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपने क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर कौन सी चीज़ों पर मार्क्स आपको ज़्यादा देगा और कौन सी चीज़ों पर आधे 1 नंबर का मार्क्स आपका कट जाएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट करते वक्त माइंड में एक बात होनी चाहिए कि आपका आंसर बिना फाइंड आउट किए मिल जाना चाहिए। उस आंसर से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स, जितने भी केमिकल इक्वेशंस, जितने भी फॉर्मूला आते हैं इनको कोशिश करके चाहे आप रफ पैटर्न में बनाइए पर बनाइए ज़रूर। जैसे अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ that what happens when the area of a wire increases, what happens? सपोज कीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि what happens to the resistance if area of a wire increases। आपका आंसर बनता है that the resistance of the wire decreases with the increase in area। आपकी इस पूरी 1.5 लाइन में आंसर सिर्फ एक बनता है, डिक्रीजेस। आप जब डिक्रीजेस को अंडरलाइन करते हैं तो यू मेक इट कन्वीनियंट टू द एग्जामिनर टू रीड द आंसर प्रॉपरली। आपको पेपर करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, आपको जैसे मैं क्वेश्चन देती हूं दैट व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर
what happens to resistance of a wire if area of the wire increases? आपने इसका आंसर लिखा that resistance decreases with the increase in area of the wire. Now, आपकी इस लाइन में आंसर सिर्फ ये है that the resistance decreases. आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए. आप जब एग्जामिनर इस लाइन को पढ़ने लगेगा तो पूरी लाइन पढ़ने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर हाईलाइटेड मिलेगा और वो उसको टिक करके बहुत क्विकली आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देगा. जब भी आप पेपर में बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ब्लू इंक और पेंसिल अलाउड होती है. आपने अपना आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन जब करना है, आप उसको पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, ब्लू स्केच पेन से भी आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो. What makes a difference is the blue sketch pen. ब्लू स्केच पेन आपके इस आंसर को प्रॉपरली हाईलाइट कर देगा. तो आपने जब भी अपना आंसर लिखना है उस पूरे आंसर में सारी लाइंस को अंडरलाइन मत कीजिए. सिर्फ 1 या 2 कीवर्ड्स, 1 या 2 के अलावा हाफ लाइन, सिर्फ इतनी जो आपके आंसर की फॉर्मेशन हो या उसकी रीजन बता रही हो, उस वाली लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिए ब्लू स्केच या पेंसिल से. आपके आंसर को प्रॉपर व्यू करने में एक एग्जामिनर को उससे हेल्प मिलती है. पॉइंट नंबर 2, जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सपोज द क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स A, B एंड C. आपने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपने A पार्ट अटेम्प्ट कर दिया, आपने B पार्ट अटेम्प्ट कर दिया और आप वहां पर C पार्ट को अटेम्प्ट करना भूल गए. लेकिन जब आप C पार्ट को अटेम्प्ट करना भूल जाते हो, आपको बाद में रिवाइज करते हुए लगता है हाँ ये वाला आंसर तो मैं भूल गया. आप वहां पर लिख देते हो दैट दिस आंसर इज रिटन एट द लास्ट. आप उसको लास्ट में लिख देते हो और आपने यहाँ मेंशन नहीं किया कि मैं लास्ट में लिख रहा हूँ. तो यहाँ पर आपके मार्क्स में कुछ कमी आ सकती है. वो क्यों आ सकती है? हालांकि एक पेपर 1-2 एग्जामिनर चेक करते हैं, रीचेकिंग भी होती है, लेकिन फिर भी गैप कैसे आ जाता है आपके आंसर्स में? जब भी कोई आंसर चेक होता है उसके यहाँ पर मार्क्स पोस्ट होते हैं. ये मार्क्स फ्रंट शीट पर, आंसर शीट की बिल्कुल फ्रंट में एक शीट प्रोवाइडेड होती है एग्जामिनर को, जिस पर लिखा होता है क्वेश्चन 1 मार्क्स. यहाँ पर 3 मार्क्स लिखे, लास्ट में आपने वो आंसर लिख दिया, वहां पर भी एग्जामिनर ने आपको 1 मार्क प्रोवाइड कर दिया. टोटल आपके 4 मार्क्स बनते हैं. 90% चांस है आपको वो 4 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि चेकिंग रीचेकिंग बार बार होती है. लेकिन स्टिल आप सोच कर देखिए, यहाँ पर जब एग्जामिनर लिखने लगा उसने 3 मार्क्स लिखे, आगे जाके उसको 1 मार्क लगा, उसके माइंड में 2 बातें जा सकती हैं. पहली, क्या पता इसने ओवर अटेम्प्ट कर दिया हो. दूसरा, उसके माइंड में ये जाए नहीं कि ये भाई ये दोबारा अटेम्प्ट किया है या उसी का कोई पार्ट रह गया या फिर इसको रब करके दोबारा लिखना है. कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज स्किप कर सकती है. वो 3+1 करने के बजाय इसको यहाँ पर 3 ही छोड़ सकता है. ऐसा हुआ तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा. अब अगर ऐसा नहीं करें और आपका कोई पार्ट रह गया, फिर आप उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? आप जब भी आपका कोई क्वेश्चन का पार्ट स्किप हो जाता है या रह जाता है तो आप कोशिश कीजिए, आपकी आंसर शीट में ऊपर एक स्पेस प्रोवाइडेड होती है जो कि नॉर्मली हर पेज पर प्रोवाइडेड होती है. आपने यहाँ ए पार्ट और बी पार्ट लिखा है, जहां पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हर पार्ट वहीं पर अटेम्प्ट होना चाहिए. इस क्वेश्चन का सी पार्ट यहीं अटेम्प्ट होना चाहिए. स्किप हो गया, लाइन लगाइए और यहाँ पर उस सी पार्ट को अटेम्प्ट कर दीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स की मार्किंग यही हो जाए और आपके मार्क्स डिफरेंट जगह होने की वजह से मार्क्स यहाँ पर पोस्ट होने ना रह जाएं. फिर भी अगर यहाँ भी स्पेस नहीं है, आपको लगता है कि सी पार्ट तो बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो फिर बोल्ड लेटर्स में यहाँ लिखिए कि आपने इस वाले पार्ट को यहाँ इस पेज पर अटेम्प्ट किया है, प्लीज कंसीडर. लेकिन ये सिर्फ तब करना है जब आपके पास उसी पेज पर उसी आंसर को अटेम्प्ट करने का ऑप्शन ना बचे. नहीं तो कोशिश करके
किसी भी क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को एक जगह पर अटेम्प्ट कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक ही जगह होने चाहिए। क्यों एक ही जगह होना चाहिए ये तो आपको हर टीचर बताता होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक ही क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक जगह पर क्यों होने चाहिए। जब आप एक ही जगह सारे पार्ट्स लिखते हैं तो मार्किंग में क्यों डिफरेंस आता है, अलग अलग जगह लिखते हैं तो क्यों डिफरेंस आता है, और एक ही जगह लिखने से क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा नहीं लिखा कि ए पार्ट क्वेश्चन, बी पार्ट क्वेश्चन, सी पार्ट क्वेश्चन, दे गिव क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन। इसी में एक क्वेश्चन लिखा, फिर इसी के आगे दूसरा क्वेश्चन लिखा, दे डू नॉट मेंशन एनी पार्ट विद दैट। उसके बाद इन्होंने थर्ड क्वेश्चन लिखा, फोर्थ क्वेश्चन लिखा, फिफ्थ क्वेश्चन लिखा, 3-4 क्वेश्चन का एक पूरा ग्रुप बनाकर दे देते हैं जिसमें डिफरेंट पार्ट्स मेंशन नहीं होते। सबसे पहला, जब आप उसको अटेम्प्ट करने लगते हैं तो कभी कभी कोई पार्ट आपसे ही स्किप हो जाता है क्योंकि पूरा क्वेश्चन कनेक्टेड होता है। आपने यहाँ पूरा आंसर लिखा, वो पार्ट का आंसर इस पार्ट का आंसर भी था, आपको लगता है मैंने तो सारा लिख दिया, फिर आप इस वाले पार्ट के आंसर को स्पेशली मेंशन नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके इस पार्ट के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इन्होंने आपको पार्ट्स में नहीं दिया लेकिन आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आप भी आंसर इस तरह से लिखिए कि साथ में पार्ट्स तो नहीं लिखा ए पार्ट बी पार्ट, लेकिन उस आंसर को आपने क्लियरली हाईलाइट किया कि आप किस पार्ट का, किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। जैसे आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट डाउन द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, वेयर एवर द फर्स्ट पार्ट एंड्स leave one line and write the answer of second part afterward, then again leave one line and write the answer of third part, then again leave one line and write the answer of fourth part। जब आप इस तरह से मेंशन करे बिना आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका हर पार्ट मेंशन होता है, हर पार्ट कंप्लीट, क्लियर, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए ताकि हर एक वर्ड हाईलाइट हो सके। इसके बाद कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 7, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा ए पार्ट एंड बी पार्ट, फिर मैंने यहाँ लिखा और ए पार्ट एंड बी पार्ट। मैंने आपको क्वेश्चन इस तरीके से प्रोवाइड किया, तो आपको ये वाला क्वेश्चन लगा कि मुझे नहीं आता, फिर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, आपको ये आता था, आपने इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। जब आप इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपने ये मेंशन करना है, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए आपने ये वाले पार्ट अटेम्प्ट करे हैं कि ये वाले पार्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, आप उसका ऑप्शनल पार्ट, नॉर्मल पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, करते जाइए, आप उसका ऑप्शनल पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपने लिखना है आंसर नंबर 7, आप लिखेंगे उसके ऊपर और आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए पार्ट एंड बी पार्ट। ये एग्जामिनर को क्लियर बताएगा कि आपने ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ऑप्शनल क्वेश्चन को ही चेक करेगा, उसको क्वेश्चन और आंसर को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। जितना उसके लिए आंसर शीट को एग्जामिन करना कन्वीनियंट होता जाएगा, उतना ही आपको मार्क्स मिलना भी कन्वीनियंट होता जाएगा। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट करते करते कभी कभी आप शीट के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पर पहुंच जाते हैं। जब आप शीट के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे पहुंचते हैं, आपने लिखा यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 और वो क्वेश्चन सिर्फ एक ही लाइन का था और उसके ऊपर आप कॉन्टिन्यूअस लाइंस पे लाइंस लिखते चले जा रहे थे। ऐसे केस में एग्जामिनर स्टार्टिंग पेज से लास्ट तक 8th को चेक करता है, वो 3-4-5 लाइनें पढ़ता है, उसको आंसर मिल जाता है, उसके बाद वो आगे की लाइनें पढ़ता ही नहीं है, उसको लगता है आंसर 8 बहुत लेंदी है, यहाँ टिक किया, मार्क्स दिए और पेज को उसने सपोज कीजिए फ्लिप कर दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर अनचेक्ड रह जाएगा, ऑल्दो द रीचेकर आल्सो चेक द पेपर, लेकिन फिर भी आप अपने आप से ऐसा कोई कारण क्यों बनाएं कि जिससे आपके मार्क्स कम रह जाएं। आपने क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करना है। अब ऐसी केस में 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, आप जब भी ऐसे किसी लास्ट पार्ट, आप जब भी कभी पेज के बिल्कुल लास्ट
एज पर पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद आपको लगे कि अब यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए एक ही लाइन बच गई है, नेवर स्टार्ट द फ्रेश क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द पेज या इन द लास्ट लाइन ऑफ द पेज। आप कभी भी नए क्वेश्चन को लास्ट लाइन से स्टार्ट मत कीजिए, आप हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट कीजिए। आपका ये क्वेश्चन कहीं भी एंड हुआ हो, आप हमेशा फ्रेश क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। सेकेंडली, जब भी आप एक क्वेश्चन को खत्म करके दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में मत लिखिए, क्योंकि जब आप उसको टाई करते हैं तो ये साइड कभी कभी शीट में अंदर की तरफ चली जाती है, फोल्ड हो जाती है और विजिबल नहीं रहती। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर को हमेशा सेंटर में लिखना है। आपने जहां एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया, सपोज कीजिए दीज आर द लाइंस, आपने एक क्वेश्चन जहां भी खत्म किया उसके बाद आप 2 लाइन का गैप दीजिए, फिर 2 लाइन से क्वेश्चन नंबर अगेन लिखिए, फिर 1 लाइन का गैप दीजिए और फिर आप अपने आंसर को स्टार्ट कीजिए। साथ में और ज़रूर लिख दीजिएगा अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने क्वेश्चन को अनचेक्ड रह जाने से बचा सकते हैं, ताकि आपके हर क्वेश्चन को प्रॉपरली मार्क दिया जा सके। नेक्स्ट, जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आपको लगता है ये क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है, पर अभी तो आपको नहीं पता ना, हालांकि सीबीएसई में जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो तो सीबीएसई उसकी ग्रेस मार्किंग आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन पेपर में बैठते हुए तो आपको नहीं पता कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या सिलेबस में है। आपको लगता है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अगर आपको बहुत श्योर है कि क्वेश्चन में कोई पार्ट मिसिंग है, क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिसिंग है, क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं दैट आई डाउट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आउट ऑफ सिलेबस है, कैन यू प्लीज कंफर्म। आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। अब कंफर्मेशन आपको मिल गई कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अगर इन्विजिलेटर को खुद से भी पता चलता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो इन्विजिलेटर आपको इन्फॉर्म करता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अब आपने क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको उसको भी एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है ताकि आपको उसके मार्क्स मिलें। बिना अटेम्प्ट किए मार्क्स मिलते हैं, बट कैसे? टू अटेम्प्ट एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आपने जैसे क्वेश्चन नंबर आपको पता चला दैट क्वेश्चन नंबर 21 इज आउट ऑफ सिलेबस, बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते। आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, आपने आउट ऑफ सिलेबस, चल छोड़, एक सिरदर्दी खत्म। लेकिन वो सिरदर्दी आपको बतानी पड़ेगी कि भाई ये सिरदर्दी है, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको। एग्जामिनर की फ्रंट शीट पर लिखे होते हैं हर क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के मार्क्स वो उनके सामने पोस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के सामने भी मार्क्स की कॉलम बनी है जहां पर एग्जामिनर मार्क्स को पोस्ट करेगा। हमारे पास 3 सेट आते हैं चेकिंग के लिए, सेट ए, बी एंड सी। सपोज कीजिए सेट बी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पर सेट ए और सी का क्वेश्चन नंबर 21 आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर एक एग्जामिनर ए, बी और सी सेट को इकट्ठा चेक करता जा रहा है, पहले ए फिर बी फिर सी, तो उसके माइंड से ये चीज स्किप हो सकती है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। उसके अकॉर्डिंग जब वो मार्क्स पोस्ट करने लगेगा, हर जगह मार्क्स आ गए, इसमें मार्क्स नहीं आए, अगर उसको ध्यान आ गया शायद इस सेट का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसके माइंड से स्किप हो गया कि इस सेट का ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपके यहाँ पर मार्क्स रह जाएंगे। आपने उस केस में क्या करना है, आपको लगता है ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 21, लिख दीजिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ये एग्जामिनर को हाईलाइट करेगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, वो यहाँ मार्क्स देकर यहाँ पोस्ट कर देगा और आपकी पेपर में इस क्वेश्चन का अनचेक होना ऐसा नहीं होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 21 आउट ऑफ सिलेबस को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। आपको लगता है कुछ कुछ तो आता है या कुछ पार्ट इसका अटेम्प्टेबल है, जितना भी जो है लिख दो। आप ये भी लिख सकते हो द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, द क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू, लेकिन आपने क्वेश्चन लिखकर वो वाली बात जरूर लिखनी है। आपके यहाँ पर मार्क्स पोस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट,
जब भी आप किसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हो, जब आप पेपर को रिवाइज करने लगते हो, पेपर के बीच में नहीं, आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं। जब आप प्रॉपरली रिवाइज करते हैं तो आपने क्वेश्चन खत्म होने के बाद ब्लू स्केच से या पेंसिल से एक स्केल की हेल्प से बोल्ड लेटर्स में एक लाइन लगानी है, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो सके कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हो गया है। ठीक है। सपोज कीजिए बायो में आपको कोई स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, हाउ विल यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना है। अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो आप डायग्राम को नीट एंड क्लीन प्रॉपर बनाएंगे एज पर एनसीईआरटी। लेकिन अगर आपको डायग्राम स्पेशली मेंशन नहीं है कि बनाना है, तो आपने ऐसे केस में डायग्राम का एक रफ स्ट्रक्चर, रफ इतना भी रफ ना हो कि वो बिल्कुल समझ ही ना आए, द टेक्निकलिटी ऑफ द डायग्राम शुड बी करेक्ट, और उसकी लेबलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। आप डायग्राम को रफ बना दीजिए और एक उसकी लेबलिंग हल्की हल्की मेंशन कर दीजिए, सो दैट उसको एक ओवरव्यू मिल जाए। सिर्फ एक ओवरव्यू देना है जिसमें आपका टाइम भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन जिसमें आपके क्वेश्चन में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मार्क्स कटने की जगह रह जाए। जब आपके मार्क्स ज़्यादा आने लगते हैं तो एग्जामिनर ये नहीं देखता कि मार्क्स देने कहाँ हैं, वो ये देखता है कि मार्क्स काटने कहाँ पर है। तो ऐसी कंडीशंस में वो ये सोच सकता है कि ओवरव्यू ऑफ द डायग्राम इज़ नॉट अवेलेबल, या एक एक्स फैक्टर की कमी लगती है ऐसे क्वेश्चन में, तो डायग्राम उसको कंप्लीट करता है। इसके अलावा कोई केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जिसमें आपकी रिएक्शंस आपसे पूछी गई हैं। सपोज कीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ विल यू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, या हाउ दिस सब्सटेंस डिकम्पोजेस, गिवन एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कोई भी मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ जिसमें आपको लगता है यू कैन राइट अ रिएक्शन, तो आपने केमिस्ट्री की ऐसे क्वेश्चंस को रिएक्शंस के थ्रू पूरा करना है। स्टेटमेंट्स कम दीजिए, आपने किससे कहानियाँ नहीं लिखनी, 10-10 लाइन एक्सपैंड मत कीजिए क्वेश्चन को, बिल्कुल लिमिटेड एंड प्रिसाइज आंसर लिखिए, एक्यूरेट आंसर लिखिए, और उसके साथ उसकी एक रिएक्शन ज़रूर लिखिए। रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। उस रिएक्शन के नीचे अगर आप सब्सटेंसेस का नेम लिखते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर टाइम कम है तो नेम्स आप स्किप कर सकते हैं। रिएक्शन आपसे स्पेसिफिकली पूछी गई है, तो ऐसे केस में आपने रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है। आपने रिएक्शंस के, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं, कोई कंडीशन है तो वो स्पेसिफाई करनी है, और फिर अगर कोई कलर है तो वो भी लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन आता है वाई स्टार्स अपीयर हाई इन द स्काई देन देयर एक्चुअल पोजीशन, तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते हुए आपने सिर्फ 2-3 लाइनों में बिल्कुल प्रिसाइज आंसर लिखना है, दैट देयर इज मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन which makes the stars appear a little higher than their normal position। और आपने उसका एक रफ डायग्राम बनाना है। रफ का मतलब ऐसा नहीं, सिर्फ आपको उसमें बेंडिंग क्लियर टेक्निकली नज़र आनी चाहिए, एरो ज़रूर होना चाहिए। फिजिक्स के हर डायग्राम में एरो ज़रूर होना चाहिए, जिसके लिए आपको मार्क्स रिडक्ट हो सकते हैं। आपने उसका एक डायग्राम बनाना है। फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपका फॉर्मूला ज़रूर मेंशन है, तो आपने उसका फॉर्मूला मेंशन करना है कि ये फॉर्मूला है। जैसे सपोज कीजिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सॉरी, व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस व्हेन एरिया इज इंक्रीज्ड। आपने डिक्रीज लिखा, आप उसके साथ लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म से लिखेंगे तो एग्जामिनर को स्टेटमेंट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आपका फॉर्मूला उसको दिमाग में ये बता देता है कि इस बच्चे ने अगर ये लिखा है तो इसने इसकी स्टेटमेंट्स भी करेक्ट लिखी होंगी। आपको मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर के लिए कन्वीनियंस बढ़ जाती है। जब भी आप कोई डिफाइन लिखते हैं, सपोज कीजिए डिफाइन करंट आता है, आप जब भी कभी कोई डिफाइन लिखने लगते हैं, एक बहुत कॉमन सी टर्म लाइन होती है बच्चों की कि हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गया और अब हम बना बना के लिख देंगे। जब भी आप किसी चीज़ को बना बना के लिखते हैं तो आप एक जर्नलिस्ट का काम करते हैं। आप उसमें मिर्च मसाले लगा के उसी लाइन को बढ़ाते चले जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपने आंसर को समझना भी है और डिफाइंस
और जो एक्यूरेट लाइंस हैं उनको हल्का हल्का लर्न भी करना है। समझने के बाद लर्न करना आसान होता है। जब आप डिफाइन को लर्न करते हो, डिफाइन इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, आप अपने आप से बनाकर लिखने की कोशिश करते हो, तो आप उसी 3 4 5 वर्ड्स में 5 लाइनें बनाते हो। टाइम ज़्यादा लगता है, आप उसमें एक भी कोई वर्ड स्किप हो गया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्स सेक्शन, उसमें बिल्कुल 3 4 प्रिसाइज टर्म्स यूज़ होती हैं कि स्पॉन्टेनियस है, फास्ट है, ऑटोमेटेड है, मैकेनिकल है। इसमें से खुद बनाकर लिखोगे तो आप एक्सप्लेन करोगे मैकेनिकल टर्म को, मैकेनिकल टर्म नहीं लिखेंगे आप, उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्पॉन्टेनियस टर्म नहीं लिखेंगे आप, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस एक्सप्लेनेशन में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, आप कुछ ना कुछ स्किप कर जाते हैं और आपके क्वेश्चन में एक एक्सपेक्टर की कमी रह जाती है। तो आपने आंसर्स को हल्का बहुत लर्न करना है, डिफाइंस को स्पेशली, ताकि आप जब आंसर लिखने लगें तो उसमें आपकी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट, जब भी आप कभी कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल जिस फॉर्मूले से रिलेटेड है वो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। बच्चे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आप फॉर्मूला माइंड में सेट होता है, आप सीधा वैल्यूज़ पुट कर देते हो। जब भी मार्किंग स्कीम बनकर आती है तो मार्किंग स्कीम में आप कैलकुलेशन के हर स्टेप को दिखाते हो, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। आप जब भी एक क्वेश्चन लिखते हो, सपोज आपने ये वाला क्वेश्चन लिखा, आपने इसकी वैल्यूज को पुट किया, तो मार्किंग स्कीम में यहाँ लिखा होता है हाफ, मीन्स अगर फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क प्रोवाइड कीजिए। इन केस आप फॉर्मूला लिखना भूल गए तो आपको यही हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। आपने पूरा क्वेश्चन भी ठीक किया है तो भी एग्जामिनर आपको हाफ मार्क प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम कहती है कि अगर फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क प्रोवाइड होगा, अगर फॉर्मूला नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब कभी बायो में डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंसेस लिखते हुए ये डाउटफुल रहते हैं कि अगर हमें 2 मार्क्स में डिफरेंसेस लिखने हैं तो हम 2 डिफरेंस लिखें कि 4 डिफरेंस लिखें। अब जब आप डिफरेंसेस लिखने लगे, सपोज कीजिए मार्किंग स्कीम कहती है 1+1, मतलब एक दोनों तरफ के डिफरेंस का 1 मार्क और एक दोनों तरफ डिफरेंस का दूसरा मार्क, मतलब ऐसे केस में आपको 2 डिफरेंसेस बताने हैं। लेकिन अगर मार्किंग स्कीम कहती है 1/2 स्प्लिटिंग इस तरह से प्रोवाइड की जाती है तो ऐसे केस में एक डिफरेंस का आपको हाफ मार्क मिलता है। अब यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन आपको हेल्प नहीं करती कि आप 2 डिफरेंसेस लिखें कि 4। आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको उस क्वेश्चन में 4 डिफरेंसेस लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि आपको मार्किंग स्कीम में नहीं पता 1+1 लिख कर आएगा कि 1/2 लिख कर आएगा। हाँ, इन केस डिफरेंसेस अवेलेबल ही नहीं है, 4 2 या 3 ही डिफरेंसेस हैं, तो जितने मैक्सिमम डिफरेंस बनते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 या 6 डिफरेंसेस लिख देते हैं। जब भी आप 5 या 6 डिफरेंसेस लिखते हो तो माइंड में एक बच्चों को होता है कि शायद कुछ गलत है कुछ ठीक है, तो जो 4 ठीक होंगे उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी कभी आप 5-6 डिफरेंसेस लिखते हो तो एग्जामिनर विल चेक द फर्स्ट 4, आपके सिर्फ उतना ही पार्ट चेक होगा जितना कि आपसे पूछा गया है। 4 डिफरेंस पूछे हैं तो 4 ही चेक होंगे, 2 डिफरेंस पूछे हैं तो 2 ही चेक होंगे, बाकी सबको ओवर अटेम्प्ट लगा के कट कर दिया जाएगा। अगर उन पहले 2 में आपने अटेम्प्ट किया दोनों गलत हैं और बाकी के आगे के दोनों ठीक हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा पॉइंट्स लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए पहले उनको अलाइन कीजिए जिन पर श्योरिटी ज़्यादा है, बाद में उनको जिन पर श्योरिटी कम है। डिफरेंसेस में सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी होती है सो दैट यू कैन मेक द डिफरेंस वेरी वेरी क्लियर। और आपने डिफरेंसेस को खींचकर बढ़ाना नहीं है, आपने क्वालिटी पॉइंट्स लिखना है। क्वांटिटी पर फोकस मत कीजिएगा, क्वालिटी पर फोकस कीजिएगा। आपको अगर कोई पॉइंट कंप्लीट बनता है तो कंप्लीट पॉइंट लिखिए। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट बनता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। बच्चे इसके 3 डिफरेंस बना देते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, दूसरा डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इस तरह से आपने पॉइंट्स को इंक्रीज नहीं करना, आपने पॉइंट्स को क्वालिटी में ही मेंटेन करना है ना। आपके जब 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस में जब आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं
तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिनमें आपको 4 में से 2 पॉइंट्स तो समझ आ जाते हैं, 2 तो पता है क्लियर कि नहीं है, पर कभी कभी आप 2 में कंफ्यूज हो जाते हो, आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं अगर, तो ऐसे केस में आप 5 मिनट तक उस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोचते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं कि शायद मेरा माइंड लास्ट तक कंफर्म आप बता देगा कि क्या आंसर होना चाहिए, शायद मेरे को कुछ हिंट मिल जाए और मैं लास्ट में लिखूं। तो आप ऐसे क्वेश्चन में 5 मिनट लगाकर फिर छोड़ देते हैं, और जब आंसर शीट्स कलेक्ट की जाती हैं ऐसे टाइम में आप सोचते हो जल्दी जल्दी आंसर फिल कर दे, क्या पता कि ठीक फिल हो जाए, खाली नहीं जाना चाहिए, फिल कर देना चाहिए। ऐसी माइंडसेट से आपने मल्टीपल चॉइस को अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि ये उस 1 मार्क को तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। आपने उस पर जो 5-10 मिनट का टाइम लगा दिया, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस जो 5-10 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स 4 मार्क्स के हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट करने में बहुत स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड मेंटेन करते हुए आप उसमें ना हाईलाइट कर पाएंगे, ना डिटेल लिख पाएंगे, और क्लियरली अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। राइटिंग भी सुंदर नहीं आती, सिर्फ लिख देते हैं बच्चे उसमें। तो ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आपको 5-6 नंबर का गैप दे सकता है। तो आपने जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अपने रीडिंग टाइम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने लगते हैं तो हमेशा क्वेश्चन जिसकी हाई मार्किंग है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और फिर 1 मार्क के, क्योंकि 1 मार्क में अगर आपने 3-4 क्वेश्चन में इस तरह से तुक्का लगा भी दिया तो गैप नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक में ज़्यादा टाइम लगाकर आगे वालों में टाइम कम दिया तो पूरा पेपर अफेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस अजर्शन रीजन में भी बहुत बच्चे उलझ जाते हैं। अजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, कि दोनों मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अजर्शन रीजन 3-4 नंबर सिर्फ आपने तब अटेम्प्ट करना है जब आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हों। वहाँ पर आपने टाइम कंज्यूम नहीं करना है। आपका पेपर 2.5 आवर में कंप्लीट होना चाहिए। आपको आधा घंटा पूरा टाइम मिलना चाहिए अपने पेपर को पूरी तरह से स्टडी करने के लिए कि आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया या नहीं करा है। नेक्स्ट, जब भी आप पेपर में न्यूमेरिकल कोई अटेम्प्ट करते हैं और उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है, तो आप जब उसको सॉल्व करने लगोगे आपको लगेगा हाँ 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, आपके लिए आसान है वो चीज़, लेकिन वो 15-20 मिनट का टाइम ले लेती है। 15-20 मिनट का टाइम अगर आप उस क्वेश्चन में लगा देते हो तो आपको आगे वाले क्वेश्चंस में टाइम कम मिलेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन पूरी नहीं भी हो पाई तो 3 में से 2.5 तो आपको बाकी क्वेश्चन का वैसे भी मिलना है। तो आपने कैलकुलेशन अगर आपको लगे नॉर्मली सॉल्व हो रही है, ठीक है, आप टाइम देखकर सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर कहीं कैलकुलेशन आपको लेंदी होते हुए नजर आए तो कुछ लाइनें छोड़ दीजिए, और कुछ लाइनों को छोड़ने के बाद जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अब आपके पास 15-20 मिनट अगर बच जाते हैं तो आप आराम से कैलकुलेशन एक्यूरेट भी करेंगे और बहुत सेंसेस में करेंगे, फोकस होके करेंगे, बाकी पेपर पे अफेक्ट भी नहीं आएगा। तो आपने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से ध्यान रखना है अटेम्प्ट करते हुए पेपर को। पेपर अगर आप एक बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो बोर्ड में जो फर्स्ट शीट आती है जिसमें आपका डेटा फिल होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट शीट में आपका हाफ पार्ट डिवाइडेड होता है। जो ये हाफ पार्ट है यहाँ रोल नंबर और सीरियल नंबर होता है, यहाँ सिर्फ सीरियल नंबर होता है। इस शीट को टियर कर दिया जाता है ताकि चेक करने वाले एग्जामिनर को रोल नंबर का आइडिया नहीं मिले। अगर वो फर्स्ट शीट को टियर कर देते हैं और आपने इस शीट के जस्ट बैक साइड में अपना आंसर लिखा है तो आपका वो आंसर टियर हो जाएगा और आपको उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो बोर्ड के पेपर को अटेम्प्ट करते हुए फर्स्ट शीट दोनों तरफ से ब्लैंक छोड़ दीजिए, ताकि टियर भी होता है या शीट ऊपर ही आ जाती है जहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया है, तो उसमें कहीं कोई जैसे पानी वानी गिर जाए तो उससे उसमें मार्क मतलब वॉश ऑफ नहीं होगी, आपकी शीट गंदी नहीं होगी। तो आपने फर्स्ट पेज को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए फर्स्ट पेज, ताकि आपकी आंसर की शीट डेटा की शीट के साथ टियर होकर ना चली जाए। तो फर्स्ट शीट को स्किप करना है आपने, अपने सेकेंड शीट से आंसर को स्टार्ट करना है। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स की हैबिट होती है सिर्फ ऑप्शन लिखा और ऑप्शन लिखने के बाद आपके हिसाब से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स थे, ऑप्शनल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये और लिखकर आपको एक और क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ था।
आपने इसमें देखा ए बी सी डी ऑप्शन, आपको क्वेश्चन नहीं मन किया लिखने का, आपने यहाँ देखा ए बी सी डी ऑप्शन, आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसकी ऑप्शन थी ए और इसकी ऑप्शन थी डी, आपने यहाँ ऑप्शन लिखा डी। अब एग्जामिनर को नहीं पता ये क्वेश्चन इसके लिए है या इसके लिए है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप इस क्वेश्चन के साथ लिखेंगे और लिखने के बाद आपने अपनी ऑप्शन लिखनी है। कभी कभी बच्चे जब बहुत जल्दी में सारे क्वेश्चन, कुछ की हैबिट होती है कि मल्टीपल चॉइस को एक साथ अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप एक साथ ऐसे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कभी कभी ऑप्शंस ऊपर नीचे या बाई चांस कोई नंबर स्किप हो गया बीच में या ऑप्शन स्किप हो गई, तो आपकी पूरी सीरीज गलत हो जाएगी और आपको उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो जब भी आप ए बी सी डी ऑप्शन लिख रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर लिखा है, सपोज यहाँ पर लिखा है 0, तो आप उसका जो भी आपका आंसर है 0 वो यहाँ पर लिख दीजिए, सो दैट कि आपकी इस ऑप्शन में कोई भी गड़बड़ हो गई तो ये आपकी मार्क्स को सेव कर लेगा, बचा लेगा, आपके मार्क्स इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एग्जामिनर को ए बी डी सी ऑप्शंस याद नहीं रहते, उसको आंसर्स याद हो जाते हैं, पेपर चेक करते करते वो ध्यान रहते हैं। तो जब आपने आंसर साथ साथ लिखे हुए होते हैं तो आपके उन आंसर्स पे एग्जामिनर को भी कन्वीनियंट हो जाता है, और कोई भी मार्किंग स्किप हो गई, कोई ऑप्शन गड़बड़ हो गई, कोई भी ऊपर नीचे टर्म हो गई, तो आपकी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाले जो आंसर्स हैं, ये आपकी क्वेश्चंस को बचा लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप अपनी ऑप्शन लिखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो और ज़रूर लिखिए, और जो भी आप अपनी ऑप्शन लिखते हैं उसके आगे उस ऑप्शन का आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, ये थी कुछ ऐसी बातें जिनसे कि आप अपने पेपर में आने वाले 2 4 5 नंबर की गैप को विदाउट एनी रीज़न, सिर्फ लिखने की गैप से जो मार्क्स में गैप आता है, उनको कुछ हद तक आप ठीक कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ट्राई टू consider these things so that you can have a very well attempt of your exam.